दोस्तों, एक सावित्री नाम की महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के करीब थी। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। इसने अपनी बेटी अंजलि की शादी कर दी थी और वह अपने पति के साथ अक्सर बाहर रहा करती थी। एक बार गर्मियों का समय होता है। अंजलि अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर पर आ जाती है और 4-5 दिन के लिए वहीं पर ठहर जाती है। जब सावित्री अपनी बेटी और अपने दामाद को देखती है तो देखते ही बड़ी खुश हो जाती है और इनकी खातिरदारी में लग जाती है। जैसा कि दोस्तों, गर्मियों का समय होता है। ये लोग सब साथ में बैठकर रात के 9 बजे के करीब खाना पीना खाते हैं और खाने के बाद ऊपर छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। सावित्री नीचे से देसी तेल लाती है और अपने सिरहाने रखकर सो जाती है। उसका दामाद ये सब देख लेता है और सोचने लगता है कि सासू माँ देसी तेल का क्या करती है। लेकिन सावित्री का यह रोज का काम था। वह रोज देसी तेल अपने सिरहाने रखकर सोया करती थी। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है। वह सोचने लगता है और इस राज्य का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश करता है और वह ठान लेता है कि इस राज्य का वह पूरा पता लगाकर रहेगा कि रोज रोज सासू माँ इस देसी तेल का क्या करती है। दोस्तों, 5 दिन का समय गुजर जाता है। 5 दिन के बाद इसके दामाद को एक ऐसी सच्चाई का पता लगता है, एक ऐसे राज्य का पता लगता है जिसे जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं और सोचने लगता है कि एक 45 साल की महिला ऐसा कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, आप सबसे मेरी विनती है कि मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार राज्य की है। बिहार के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक महिला होती है। उसके साथ उसके पति भी होते हैं और उसकी एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। जब अंजलि 5 साल की थी तो इस दौरान सावित्री के पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब सावित्री के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन सावित्री का जो पति था उसका कारोबार काफी अच्छा खासा था, काफी प्रॉपर्टी थी और काफी पैसा भी इसके पास था। अब दोस्तों, कर भी क्या सकते थे, जो होना था हो चुका था। अब सावित्री अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और उसको अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती हैं। जो उसकी बेटी अंजलि होती है वह अच्छे से पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते लगभग 20 साल की हो जाती है। अब उसकी शादी की चिंता उसकी माँ को सताने लगी थी, इसलिए पास के ही एक गांव में अंजलि की शादी करा देती है। अंजलि का पति एक कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। जॉब के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहा करता था, इसीलिए वह अपनी पत्नी अंजलि को भी अपने साथ में ही रखता था। इस तरीके से दोस्तों, लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। एक बार गर्मियों की छुट्टी होती है। अंजलि अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर पर आ जाती है और यह सोचने लगती है कि 4-5 दिन तक वह यहीं पर रहेगी। जब सावित्री अपने दामाद और अपनी बेटी को देखती हैं, तो देखते ही खुश हो जाती है और उनकी खातिरदारी में लग जाती है। दोस्तों, शाम का समय होता है। ये सब लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं। फिर सावित्री एक कमरे की साफ सफाई करने लगती है। अचानक उसका दामाद उसे साफ सफाई करते हुए देख लेता है और अपनी सास से पूछता है कि सासू माँ, आप यह क्या कर रही हो? तो सावित्री उससे कहती है कि दामाद जी, यहाँ पर आप लोगों को सोना है, ये आपके सोने का इंतजाम कर रही हूँ। फिर दामाद जी कहते हैं कि हम तो छत पर भी सो जाएंगे, गर्मी का मौसम है। लेकिन उसकी सास कहती है कि अगर आप लोग छत पर सो गए तो बाहर के पड़ोसी लोग देखेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। आप काफी दिनों के बाद आए हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर जो उसका दामाद होता है वह उसकी बात मान जाते हैं और कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप यही चाहती हो कि हम दोनों यहीं पर सो जाएं, तो आप हमारा बिस्तर यहीं पर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन तक जो उसका दामाद होता है वह अपनी पत्नी के साथ नीचे कमरे में सोता है। अब एक दिन रात के 9 बजे के करीब यह लोग सब बैठकर खाना खाते हैं। अचानक सावित्री का दामाद अपनी सासू माँ से कहता है कि सासू माँ, आज हम कमरे में नहीं सोएंगे क्योंकि आज गर्मी ज्यादा हो रही है। आज आप हमारा बिस्तर ऊपर छत पर अपने साथ में ही कर दो।
सावित्री उसकी बात टाल नहीं पाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन ऊपर छत पर सोने का है तो आज मैं तुम्हारा बिस्तर ऊपर ही कर देती हूँ। अब ये लोग खाना पीना खाते हैं। जो इसका दामाद होता है वह सोने के लिए ऊपर छत पर अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद सावित्री नीचे से एक देसी तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहाने रखकर वह सो जाती है। अचानक से उसका दामाद यह देख लेता है और सोचने लगता है कि उसकी सांस जो है इस तेल की बोतल से रात में क्या करती है, लेकिन इस बात को वह नजरअंदाज कर देता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन सावित्री फिर से तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहाने रखकर वह सो जाती है। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है और सोचने लगता है कि रोज रोज सासू माँ इस तेल का करती क्या है। वह भी रात के समय में सच्चाई का पता लगाने के लिए वह लग जाता है और सोचता है कि जब तक मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। दोस्तों, इस तरीके से पूरे अब 6 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गर्मी ज्यादा हो रही थी। जो सावित्री का दामाद था वह करवटें बदल रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। लगभग 12 बजे के करीब सावित्री अपनी तेल की बोतल उठाती है और दबे पैरों अपने घर से बाहर निकलने लगती है। अचानक उसका दामाद उसको जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है कि आखिर रोज सासू माँ इस तेल की बोतल को लेकर कहाँ जाती है। अच्छा, सावित्री अपने घर के पास ही एक सुनसान जगह थी, एक पेड़ था, वहां पर जाकर बैठ जाती है और सावित्री की ही उम्र का एक व्यक्ति इसके पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। और फिर बातचीत के बाद ये दोनों गलत काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों गलत काम करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। फिर सावित्री अपने घर आने लगती है। जब उसका दामाद ये देखता है कि उसकी सासू में घर पर आ रही है तो उससे पहले ही वह अपने चारपाई पर आकर सो जाता है। दोस्तों, सावित्री का दामाद अब करवटें बदल रहा था। उसको नींद भी नहीं आ रही थी। इस तरीके से सुबह हो जाती है। उसका दामाद अपनी सांस को महसूस नहीं होने देता है कि उसकी सच्चाई जान चुका है। फिर अगले दिन सब बैठकर रात का खाना पीना खाते हैं। फिर इसका दामाद अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। लगभग 12 बजे के करीब फिर से सावित्री उठती है और अपने तेल की बोतल उठाती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है। अच्छा, उसके पीछे पीछे उसका दामाद भी पहुंच जाता है और दूर खड़ा होकर यह सब देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति सावित्री के पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करने के बाद फिर दोनों गलत काम करने लगते हैं और इस बार यह दोनों 2 घंटे तक गलत काम करते हैं और 2 घंटे में इन दोनों ने लगभग कई बार गलत काम किया था। जब यह दोनों थक जाते हैं तो फिर से सावित्री थोड़ी देर बात करके घर पर आने के लिए निकल जाती है। जो उसका दामाद होता है वह पहले ही अपने चारपाई पर आकर सो जाता है। दोस्तों, सावित्री के दामाद को यह तो पता लग चुका था कि जो उसकी सांस है वह एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है और अपनी तन की प्यास बुझाया करती है। लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं लगा था कि जो उसकी तेल की बोतल होती है जिसको वह साथ में लेकर जाती है और उस देसी तेल का क्या करती है। इसीलिए उसने सोचा कि अगले दिन वह इस बात का पूरा सच्चाई जानकर रहेगा कि आखिर तेल की बोतल से वह करती क्या है। दोस्तों, अगले दिन लगभग रात के 12 बजे के करीब सावित्री अपनी बिस्तर से उठती है और दबे पैरों उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वह रोज उस व्यक्ति से मिला करती है। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति भी इसके पास आ जाता है और इससे बातचीत करने लगता है और फिर ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं। गलत काम करने के बाद जब ये थक जाते हैं तो फिर अलग होते हैं और सावित्री अपने घर की तरफ आने लगती है। लेकिन उसका जो दामाद है वह दूर खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है और अचानक से वह घर के मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और सावित्री का रास्ता रोक लेता है। जब सावित्री अपने दामाद को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और वह कहती हैं कि दामाद जी, आप सोए नहीं हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका दामाद अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, मुझे आपकी सच्चाई का पता लग चुका है कि आप कहाँ जाती हो और किसके साथ मिलती हो। जब उसके सास ये बात सुनती है तो दंग रह जाती है और उससे कहती है कि बेटा, यह बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर उसका दामाद उससे कहता है कि चलो, यह बात तो ठीक है कि आप किसी से मिलती हो, संबंध बनाती हो, यहाँ तक तो समझ में आता है,
लेकिन यह जो देसी तेल की बोतल आप अपने साथ लेकर जाती हो, इसका राज क्या है? इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई आज मुझे जाननी है। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, आप तो जानते हो, जब अंजलि 5 साल की थी तो उस समय मेरे पति यानी कि तुम्हारे ससुर का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए मैंने अंजलि का एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया और वह पढ़ाई लिखाई करने लगी। लेकिन मैं तो अकेली हो चुकी थी, मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था, इसलिए मैंने इस व्यक्ति का सहारा लिया और ये व्यक्ति मेरा प्रेमी बन गया। इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है, मेरे सुख दुख में काम आया है, इसलिए इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जब आप यहाँ पर नहीं आए थे तो इसको मैं अपने घर पर रोज रात में बुलाया करती थी, लेकिन जब आप यहाँ पर आ गए तो मैंने सोचा कि अब घर में मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाहर बुलाना शुरू कर दिया। फिर जो उसका दामाद होता है वह अपनी सास से कहते हैं कि सासू माँ, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इस तेल की सच्चाई क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो फिर सावित्री उससे कहती है कि बेटा देखो, अभी हम लोगों की उम्र ज्यादा हो चुकी है, ये जो तेल है ये सरसों का तेल है, मैं इसको इसलिए साथ लेकर जाती हूँ, जो मेरा प्रेमी होता है वह इससे काफी लगाव रखता है और वह इसको अपने प्राइवेट पार्ट पर लगता है। प्राइवेट पार्ट पर लगाने के बाद उसको काफी उत्तेजना होती है और काफी लंबे समय तक वह मेरे साथ संबंध बनाता है, इसीलिए यह देसी तेल रोज मैं उसके लिए लेकर जाती हूँ। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि बेटा, तुम ये बात अंजलि से बिल्कुल मत बताना, नहीं तो उसके दिल पर ठेस पहुंचेगी। फिर उसका दामाद कहता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना भी है कि मैं यहाँ पर अब कभी आऊंगा भी नहीं। फिर उसका दामाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और जब सुबह होती है नाश्ता पानी करता है और अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि चलो अभी हमें अपने घर पर चलना है। फिर अंजलि उससे कहती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है और उससे कहता है कि बस अपना सामान उठाओ और यहाँ से हम दोनों को अभी चलना है। फिर यह दोनों अपना सामान उठाते हैं और तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरह के अपराध रोकने के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। रोज रोज के मुताबिक आज भी मैं खाना लेने चाची के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो चाची नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने चाची से खाना पैक करने को कहा। वह कहने लगी, खाना थोड़ी देर में लेकर जाना, पहले तुम जरा मेरे पैर दबा दो। मैंने कहा, चाची ये आप क्या कह रही हैं? वह कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ और बस तू है, तुम्हारे चाचा तो दुकान पर हैं। मैं वहीं पर बैठकर उनके पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नजरें नीचे थीं। अचानक चाची बोली, अच्छा एक बात बताओ अनुज, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं। चाची आप क्या कहना चाहती हैं? वे कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, चाची कैसी बात करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूं, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों का होता है, आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वह कहने लगी, अच्छा तो इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो। इतना कहकर वह बड़ी जोर से हंसी। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया। वह कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, चाची ये आप क्या कह रही हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या, सब कुछ मैं खुलकर बताऊं तुम्हें, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है, दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो और दिमाग बच्चों जैसा है, चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर चाची मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उन्होंने मुझे जो कुछ दिखाया आप इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। मेरा नाम अनुज है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं सुरेश चाचा के पास काम करता हूँ। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिम का मालिक हूँ। सुरेश चाचा मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है,
बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वह उम्र में मुझसे काफी बड़े भी हैं, इसलिए मैं उनको चाचा कहता हूँ। और उनकी बीवी को चाची तकरीबन 3 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 14 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही काम करता हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम कर रहा हूँ। इसी वजह से चाचा मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और वह मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। सुरेश चाचा की फैमिली कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है और बीवी है। उनकी बीवी की बहुत ही कम उम्र है। चाचा की उम्र 60 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 35-36 साल की है। उन दोनों की उम्र में इतना फर्क क्यों है, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। उनकी बड़ी बेटी की उम्र 15 साल और छोटी बेटी 12 साल की है और उनका बेटा जो है वह इस वक्त सिर्फ 9 साल का है। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मुझे उनके घर में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी और उनके घर के सामान मैं ही लाया करता था। चाचा सुरेश मुझे अपने घर का मेंबर ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मन में हलचल पैदा हो गई और मेरी जिंदगी ने एक नया घर कर लिया। हुआ कुछ यूं कि मैं रोज के मुताबिक घर का सामान लेकर सुरेश चाचा के घर पहुंचा तो मेरे 2-3 बार दस्तक देने के बावजूद किसी ने ना तो जवाब दिया और ना ही दरवाजा खोला। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वह लॉक नहीं था। फिर मैं खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बिना झिझक के ही मैं किचन की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं अभी किचन के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किचन के साथ ही बने हुए बाथरूम से हल्की हल्की सिसकारियां जैसी आवाज सुनाई दी थी तो मैं वहीं पर रुक गया। मगर इस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें किस टाइप की हैं, क्योंकि वह सिसकारियां किसी के रोने की नहीं लग रही थीं। वह तो एक अलग ही तरीके की आवाजें थीं जिसको समझने से मैं बिल्कुल अनजान था। कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाजें काफी तेज होने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि आवाज आना बंद हो गई तो मैं दोबारा किचन की तरफ आ गया और सामान रखने लगा। मैं सामान रखकर बाहर निकल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से चाची को निकलता हुआ देखा। मगर जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो एकदम से हड़बड़ा सी गई और लाल पीली होकर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर कब आए? उनके इस तरह पूछने पर मैं एकदम से डर गया और हक लाकर बोला कि बस चाची अभी आया था, क्योंकि बाहर मैं खड़े होकर दरवाजा बजाया। मगर जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं खुद ही अंदर आ गया था। मेरी यह बात सुनकर चाची खामोश हो गई और किचन की तरफ चली गई। उस वक्त घर में चाची के अलावा और कोई भी नहीं था। खैर, उन्होंने मुझे खाना पैक करके दिया तो मैं खाने का टिफिन लेकर सीधा दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पर आने के बाद भी मेरा सारा ध्यान चाची की तरफ ही था कि आखिर चाची बाथरूम में क्या कर रही थी और वह ऐसी आवाजें क्यों निकाल रही थी। पूरा दिन सोचने के बावजूद मैं इस बात को नहीं समझ पाया तो मैंने उस ख्याल को अपने जहन से निकाला और सारा ध्यान काम की तरफ लगा दिया। मगर दूसरे दिन जब मैं खाना लेने चाची के घर गया तो मैंने चाची में बहुत बदलाव महसूस किया। मतलब कि जिस तरह वह मुझे आज देख रही थी, पिछले 3 सालों में उन्होंने मुझे ऐसे कभी नहीं देखा था। जब तक मैं वहां खड़ा रहा तकरीबन उनका का ध्यान मेरी तरफ ही था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खाने का टिफिन पैक करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जिसको लेकर मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अभी मैं घर से बाहर निकलने वाला ही था कि उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी तो मैं मुड़कर उनके पास आ गया और बोला, जी चाची, कहिए तो। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे गले से लगा लिया। उनके अचानक से ऐसा करने पर तो मैं एकदम से हैरान और परेशान हो गया था। फिर कुछ लम्हों बाद वह अलग हो गई और मुझसे कहने लगी, अनुज, तुम तो अब बड़े हो गए हो और कितने खूबसूरत भी लगते हो। चलो अब तुम जाओ, मगर ये बात अपने चाचा या किसी और को मत बताना। तो मैंने ना में सर हिलाया और उनके घर से निकल गया, मगर पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि आखिर आज चाची को हुआ क्या था। और यही सोचते सोचते मैं दुकान पर पहुंच गया। अब मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, मगर इस बात को सोचकर मैं अपने अंदर एक अजीब सा महसूस कर रहा था
और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता। अगले दिन संडे था और चाचा संडे को दुकान बंद रखते थे, जिस वजह से सारा दिन मैं अपने घर पर ही रहा। दूसरे दिन सुबह जब मैं दुकान पर गया तो मेरे पहुंचते ही चाचा मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी चाची को घर का कुछ सामान मंगवाना है, इसलिए तुम अभी घर चले जाओ। तो मैं चाचा की बात सुनकर खुशी खुशी उनके घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया तो चाची ने ही दरवाजा खोला, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल पढ़ने गए हुए थे। उस वक्त चाची घर में बिल्कुल अकेली होती थी। फिर उन्होंने मुझे देखा तो अंदर आने को कहा तो मैं अंदर दाखिल हो गया। तो वह दरवाजा बंद करती हुई कमरे की तरफ चली गई, मगर मैं दरवाजे में ही खड़ा रहा तो उन्होंने मुझे आवाज दी और कहने लगी, अनुज, वहां क्यों खड़े हो? अंदर कमरे में आ जाओ ना। उनके कहने पर मैं भी कमरे में दाखिल हो गया। पहले तो वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर कहने लगी, तुम बैठो, मैं अभी आई। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। तो मैं सोफे पर बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगा। फिर जब वह अंदर आई तो उनके हाथ में चाय के 2 कप थे। फिर एक कप उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया तो मैंने बोला, चाची, इसकी क्या जरूरत थी? तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, पी लो, सुबह का वक्त है और वैसे भी अभी तुमको बहुत मेहनत वाला काम करना है उनकी। यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है। फिर हम दोनों चाय पीने लगे तो चाय पीते पीते चाची मुझसे कहने लगी कि उस दिन वाली बात तुमने किसी को बताई तो नहीं? मैं उनकी यह बात समझ गया था कि वह कौन सी बात कर रही है, मगर मैं अनजान बनते हुए उनसे बोला, कौन सी बात चाची? तो वो कहने लगी, अरे इतनी जल्दी भूल गए तुम? तुम्हें याद नहीं है जब तुम परसों खाना लेने आए थे और जाते हुए मैंने तुमको गले से लगाया था? तो मैं बोला, जी चाची, याद है, मगर यह बात मैं किसी को भला क्यों बताता, और वैसे भी यह बात तो मुझे याद भी नहीं थी। अभी आपने जिक्र किया है तो याद आई मेरे। ये कहते हुए वो उठी और मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। फिर मुझसे कहने लगी, देखो, अभी तुम में इतनी समझ नहीं है कि कौन सी बात छुपाने वाली है और कौन सी नहीं, क्योंकि जो काम मैं तुमसे लेने वाली हूं उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वह मुझे बड़े प्यार से समझा रही थी और मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, मगर इस वक्त मेरे अंदर कई सवाल जन्म ले रहे थे कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है। खैर, जब यह सब बातें वह मुझसे कह चुकी तो मैंने उनसे कहा कि चाची, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जिस बात को मना करेंगी वह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मेरी यह बात सुनते ही वह एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और यह कहकर वह खड़ी हो गई। मगर हैरत का पहाड़ तो मुझ पर उस वक्त टूटा जब चाची ने पैरों की मालिश करने को बोला। कहने लगी, आज काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं बहुत थक गई हूं अनुज, तुम थोड़े पैर दबा दो। मैंने कहा, चाची, ये आप क्या कह रही हैं? वह कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ और तुम्हारे चाचा तो दुकान पर हैं। मैं वहीं पर बैठकर पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नजरें नीचे ही थीं। अचानक चाची बोली, अच्छा एक बात बताओ अनुज, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं, चाची आप क्या कहना चाहती हो? वह कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, चाची कैसी बातें करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूं, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों का होता है, आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वह कहने लगी, अच्छा, इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो। इतना कहकर वह बड़ी जोर से हंसी। उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया। वो कहने लगी, अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, चाची आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह कहने लगी, अरे बुद्धू, अब तो सब कुछ मैं खुलकर बताऊंगी तुम्हें, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो और दिमाग बच्चों जैसा है। चलो, आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा, चाची मुझे देर हो रही है, मैं दुकान पर जाता हूँ। वह कहने लगी, अभी तो आए हो, इतनी क्या जल्दी है, रुको तो जरा। इतना कहकर उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर वह कहने लगी, तुम जानते हो तुम्हारे चाचा कितने बूढ़े हो गए हैं, उनकी और मेरी उम्र में कितना फर्क है। काश मैं गरीब घर में पैदा ना हुई होती तो इस बूढ़े के साथ कभी शादी ना होती। इतना कहकर वह कहने लगी, थोड़े घुटने भी दबा दो ना। मैं थोड़ा हिचकिचाने लगा,
वो कहने लगी, शर्माओ मत, तुम दबा दो। उस वक्त उन्होंने मैक्सी पहनी हुई थी और मैक्सी को कुछ ज्यादा ही ऊपर खींच लिया था। इस तरह का नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं बहुत नर्वस था। वह कभी कभी बातें करते हुए मेरे बालों में हाथ फेर देती, फिर कहने लगी, तुम्हारे चाचा तो मुझे खुश कर ही नहीं पाते, दुकान से आकर ही सो जाते हैं। मैं तो अभी जवान हूँ, भला मैं कहाँ जाऊँ? अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? मैं उनकी बातें सुन तो रहा था, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और मुझसे चिपक कर बैठ गई। फिर न जाने कैसी कैसी बातें करने लगी। कुछ बातें मेरी समझ में आती और कुछ नहीं। उनकी इस तरह की बातों से मैं अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? धीरे धीरे वह अपने मकसद में कामयाब हो गई और मैं कुछ न कर सका। मैं पसीने से शराब हो चुका था, लेकिन चाची बहुत खुश थी। कहने लगी, काफी टाइम बाद आज मेरे दिल को सुकून पहुंचा है। अनुज, तुम्हें भी अच्छा लगा ना? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नजरें झुकाकर इसी तरह बैठा रहा। और फिर इस तरह उन्होंने मुझसे वह मेहनत वाला काम करवा ही लिया जिसकी थकान मुझे 2 दिन तक महसूस होती रही। लेकिन उसके बाद मैं अपने अंदर बहुत बड़ी बदलाव महसूस करने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अगले दिन जब मैं खाना लेने चाची के घर आया तो आज भी चाची इसी काम के लिए तैयार बैठी थी और फिर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि चाचा को क्या कहूँगा कि इतनी देर कहाँ लगा दी, क्योंकि वह बड़ी बेसब्र से खाने का इंतजार कर रहे होंगे। फिर इस बात का जिक्र मैंने चाची से किया कि चाचा इतनी देर लगाने की वजह पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मेरी ये बात सुनकर वह कहने लगी, तुम इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत हो। चाची काफी समझदार थी, तो उन्होंने फौरन एक कहानी तैयार कर ली कि अगर तुम्हारे चाचा पूछे तो उनसे कह देना कि चाची की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने दवाई लेने मुझे स्टोर भेजा था और खाना भी तैयार नहीं था, जिस वजह से देर हो गई। चाची की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनकी ये बात सही थी। तो मैं फौरन से खाना लेकर सीधा दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर ग्राहकों का इतना ज्यादा भीड़ नहीं था। सुरेश चाचा मुझे गौर से देख रहे थे। फिर उनके पूछने पर मैंने एक कहानी सुना दी जो चाची ने अपने दिमाग से बनाई थी। तो चाचा ने भी उसे सच मान लिया और खाना लेकर खाने लगे। मगर न जाने क्यों मैं चाचा से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर यह एहसास पैदा होने लगा था कि मैं चाचा के साथ नमकहराम कर रहा हूं। मगर साथ साथ मेरा ध्यान उस होने वाले वक्त की तरफ भी जा रहा था जो एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चल रहा था। और साथ ही मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ी बदलाव भी महसूस कर रहा था। अगले दिन जब मैं खाना लेने गया तो चाची बहुत खुश लग रही थीं। आज उनका एक अलग ही रूप था, मगर मैंने कोई ज्यादा बात नहीं की, बल्कि ज्यादा देर खामोश ही रहा। क्यों मुझे चाचा सुरेश के साथ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी? शायद यही वजह थी कि मैं चाची से बात करने से हिचकिचा रहा था, जबकि चाची मुझे मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। मगर मेरी यह हालत देखकर उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर खाने का टिफिन मेरे हाथ में देते हुए मुझसे कहने लगी कि क्या बात है अनुज, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। चाची की बात सुनकर मैं सिर्फ इतना कहने लगा कि बस ऐसे ही तो। चाची कहने लगी, कल जो तुमने मुझे खुशी दी थी, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। और देखो, तुम कुछ बुरा मत सोचना, बस तुम मेरी जरूरत का ख्याल रखो और मैं तुम्हारी जरूरत का ख्याल रखूंगी, और उसी तरह हम दोनों को एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना है। ये कहकर चाची ने 1000 का नोट मेरी जेब में डाल दिया। मैंने तिरछी नजरों से चाची की तरफ देखा तो चाची कहने लगी, हमें बस एक दूसरे के बारे में सोचना और किसी दूसरी सोच को दिमाग में आने की जगह बिल्कुल भी नहीं देनी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? तो मैंने चाची की इस बात को न समझते हुए भी हाँ में सिर हिला दिया। तो वह दोबारा मुझसे मुखातिब होते हुए कहने लगी, मैं जानती हूं कि तुम इतने खामोश क्यों हो, क्योंकि तुम अपने बुढ़े चाचा की तरफ देख रहे हो, जो कि मेरे किसी काम का नहीं है। उसका एक पैर कीचड़ में है और दूसरा पैर केले के छिलके पर कब फिसल जाए पता नहीं। उसके चक्कर में मैं अपनी जवानी क्यों खराब करूं? मैं एक जवान हसीन औरत हूं और वह बुढ़ा कब से पैर लटकाए हुए बैठा है। इसलिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे लगा चाची वाकई मेरे दिल तक पहुंच गई है।
इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका है कि मैं चाचा सुरेश से बड़ी शर्मिंदा हूं। चाची ने मुझे इस शर्मशार से निकालने के लिए काफी समय दी और फिर मुझे इस बात पर हासिल कर ही लिया कि जो कुछ हमारे बीच हुआ वह हमारी जरूरत थी, जिसको चाचा सुरेश पूरा नहीं कर सकता था। इंसान अपने दिमाग के लिए जरूरत बना लेता है, और इसी तरह हमने भी अपने इस जरूरत के लिए कुछ दलीलें बना ली थीं ताकि अपने जमीर को खुश कर सके और इस खेल को जारी रख सके। इसके बाद तो हमारा रोज का आदत हो गया था और मुझे भी आदत सी हो गई थी। अब तो मैं इंतजार करता कि कब वह कहे और मैं खाना लेने के लिए चाची के घर जाऊं। फिर एक दिन जब मैं खाना लेने गया तो चाची मुझसे कहने लगी कि ज्यादा टाइम निकला करो, मुझे सब्र नहीं होता। तुम कोशिश करके कोई पूरा दिन निकालो ताकि हम तसल्ली से काम कर सके। तो मैंने उनको अपनी मजबूरी बताई कि मैं ज्यादा वक्त कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इस मामले में मजबूर हूँ। तो चाची कहने लगी कि चलो फिर मैं ही कुछ करती हूँ, कोई तरकीब सोचती हूँ। दूसरे दिन जब चाची के घर गया तो वह काफी खुश नजर आ रही थी। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मुझे एक तरकीब सूझी है जिसमें तुमको 3-4 दिन के लिए दुकान की जिम्मेदारी संभालनी होगी और साथ ही हमारे घर भी आकर रहना पड़ेगा। तो मैंने चाची से पूछा कि वह कैसे मुमकिन है, जिस पर वह कहने लगी, मैं तुम्हारे चाचा को 3-4 दिनों के लिए दूसरे शहर भेज सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे चाचा के बड़े भाई की कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब है। लेकिन तुम्हारे चाचा दुकान और घर की मजबूरी की वजह से उनकी पास नहीं जा पा रहे हैं। तुम दुकान का सारा काम करते रहना मैं बखूबी जानता था और घर में रहना भी मेरे लिए दुश्वार नहीं था। तो मैंने फौरन हामी भर ली। तो चाची ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे चाचा से आज रात ही बात करती हूँ, लेकिन अगर वह तुमसे पूछे तो ये जाहिर मत होने देना कि तुम इस बात को पहले से ही जानते हो। ऐसा जाहिर करना कि यह बात अभी तुम्हारे सामने आई है। तो मैंने चाची से बोला, आप फिक्र ना करो, मैं ऐसी ही करूंगा। दूसरे दिन जब मैं दुकान पर गया तो चाचा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मैं उनकी गैर हाजिरी में दुकान चला सकता हूँ। मैंने चाचा से अनजान बनते हुए कहा कि चाचा आप कहीं जा रहे हो? तो वह बोले, हाँ, मैं 2-4 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। जिस पर मैंने चाचा को यकीन दिलाया कि आप फिक्र न करो, मैं यह काम पूरी जिम्मेदारी से संभाल लूंगा। चाचा तो बस तसल्ली के लिए ही पूछ रहे थे, वैसे तो वह जानते थे कि मैं तमाम काम समझता हूँ। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वह कहने लगे कि मुझे दुकान की इतनी फिक्र नहीं है जितनी घर की है, क्योंकि घर में भी तो किसी मर्द का होना जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 3-4 दिन के लिए तुम हमारे घर में ही रह लो। मैं चाचा के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, चाचा दोबारा बोल पड़े, अगर तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज ना हो तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम रात को हमारे घर ही सो जाना। तो मैंने बोला, चाचा आप कैसी बातें करते हैं, मेरे घर वालों को भला क्या एतराज होगा, आप ऑर्डर करो, मैं रहने के लिए हाजिर है। मैंने चाचा को समझा दिया और चाचा के चेहरे से भी लगा जैसे कोई बोझ उनके सर से हट गया हो। फिर कुछ समझने के बाद चाचा ने बताया कि वह कल अपने बड़े भाई के घर लिए रवाना हो जाएंगे। फिर उस दिन जब मैं खाना लेने गया तो चाची को यह खुशखबरी सुनाई। चाची तो खुशी से पागल हो गई। फिर शाम को दुकान बंद करने के बाद चाचा ने दुकान की चाबियां मेरे हवाले कर दी और बताया कि वह 3 दिन तक के लिए अपने बड़े भाई के पास जा रहे हैं और चौथे दिन ही वापस आएंगे। फिर मुझे हिदायत दी कि कल अपने घर वालों को बताकर आना कि मैं 3-4 दिन तक चाचा के घर पर ही रहूंगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। घर जाते हुए आने वाले चंद दिनों के ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। उसी वजह से मैं रात को अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया। सुबह नहा धोकर तैयार हुआ और 2 जोड़ी कपड़े पैक किए और घर वालों को बताकर दुकान की तरफ चल दिया। पूरा दिन मैं दुकान पर रहा। दोपहर को खाना भी करीब के होटल से मंगवा लिया था और बड़ी शिद्दत से शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुई तो मैं दुकान बंद करके चाचा के घर पहुंच गया। चाची ड्राइंग रूम में बैठी हुई मूवी देख रही थी, जबकि उनकी दोनों बेटियां फर्श पर बैठकर स्कूल का काम करने में बिजी थीं और उनका लड़का अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। चाची काफी खुश नजर आ रही थी। मैंने पहले तो दुकान का सारा हिसाब किताब बताया और सभी पैसे चाची के हाथ में पकड़ा दिए। फिर चाची ने मेरे लिए खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। जब मैं खाना खा चुका तो चाची भी दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गई। चाची मुझसे कह रही थी कि इसे अपना ही घर समझो।
मगर चाची की बड़ी बेटी बार बार अपनी किताबों से नजरें उठाकर मेरी तरफ ही देख रही थी। उनके बच्चे मुझे जानते थे और मुझसे काफी घुले मिले हुए भी थे, लेकिन आज पहली बार मैं यूं इस वक्त उनके घर आया था, इसलिए शायद उन्हें कुछ हैरानी हुई थी। चाचा की बड़ी बेटी काफी समझदार थी। उसे इस बात का पता था कि उनका बाप घर नहीं है, इसलिए मैं उनके घर रहूंगा जब तक कि उनका बाप वापस ना आ जाता। अभी मुझे बैठे हुए कुछ देर गुजरी थी कि चाची का बेटा खिलौने छोड़कर मेरी गोद में आकर बैठ गया और कुछ देर मेरी गोद में खेलता रहा और फिर सो गया। चाची उसे मेरी गोद से लेने के लिए मेरे करीब आई तो मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर उनकी बेटी की तरफ उठ गई कि कहीं उसने अपनी माँ का मेरे इतने करीब आना देख तो नहीं लिया। वह अपने काम में बिजी थी। चाची उसको मेरी गोद से उठाते हुए बोली कि चलो तुम भी आओ, तुम्हें तुम्हारे सोने की जगह दिखा दूं। मैं खामोशी से उठा और चाची के पीछे चल दिया। चाची ने पहले तो अपने बेटे को अपने रूम में लिटाया, फिर एक कमरा छोड़कर अगले कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहने लगी कि यह तुम्हारा कमरा है और तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सिवाय मेरे। यह कहते हुए चाची मुस्कुराई और एक आंख दबा दी। मैंने कहा ठीक है। मैं भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखने लगा। मेरे साथ वाला कमरा ही दोनों बेटियों का था। कमरा देखकर हम वापस ड्राइंग रूम में आ गए। चाची और मैं काफी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। जब रात को 10 बजे तो चाची अपनी बेटियों को सोने के लिए कहने लगी। फिर मैंने भी सोने को कहकर उठ गया। सोना कहाँ था, बस उनकी बेटियों को भूलवाना था। तो मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। फिर तकरीबन 12 बजे के करीब मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि कमरे में चाची दाखिल हुई हैं। फिर वह मेरे करीब आई और मुझसे कहने लगी उठो और मेरे कमरे में चलो। और इस तरह चाची मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर जैसे ही चाची मेरे करीब आई और इससे पहले कि हमारे बीच कुछ होता, तभी चाचा पर्दे के पीछे से बाहर आए और एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा और चाची की चूटियां पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। चाचा को हम दोनों पर पहले ही शक हो गया था, क्योंकि रोज रोज में दुकान पर खाना लेकर लेट पहुंचता था, इसलिए वह काफी टाइम से हम दोनों पर नजर रख रहे थे। और आज चाचा ने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। चाचा ने मार मार कर मेरा मुंह लाल कर दिया था और कहने लगे नमक हराम, मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह समझा था और तू जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद कर रहा था। निकल जा मेरे घर से। चाचा ने चाची को भी बहुत मारा। इस हादसे की वजह से हम सबकी जिंदगियां बदल गई थीं। मैं बेरोजगार हो गया और चाचा ने चाची को तलाक दे दिया, जिसका असर उन मासूम बच्चों पर पड़ा जो अभी बहुत छोटे थे। अब आप बताएं दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी थी, अनुज की या फिर चाची की? और इस हादसे की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम श्रेया है और मेरी उम्र 18 साल है और आरव 26 साल का बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। उसे मैं दिल में ही बहुत प्यार करती थी, पर बोल नहीं पा रही थी। एक दिन उसको मैं अपनी दिल की बात बोलने के लिए उसके पास पहुंच गई और उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहना शुरू किया, तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। हर लम्हा अब तुझसे जुड़ने की चाहत है। तू जो पास होता है दिल को सुकून मिलता है। तेरी बाहों में जैसे पूरा जहां मिल जाता है। ये शायरी सुना के उसे प्रपोज कर दी। फिर मैंने आरव की ओर देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि श्रेया उससे कुछ खास कहने वाली है। श्रेया ने धीमे से उसकी आंखों में देखते हुए कहना शुरू किया। आरव मेरी बातों में खो सा गया था। उसकी आंखों में चमक थी। श्रेया की आवाज में वो खनक थी जो आरव को और करीब खींच रही थी। उसने अपने दिल की सारी भावनाओं को शायरी के रूप में बयां किया था। आरव थोड़ा चौंकता हुआ लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, श्रेया, ये जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? श्रेया ने शर्माते हुए हल्के से सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। फिर उसने थोड़ा और हिम्मत जुटाते हुए कहा, तूने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया है। तेरी आंखों में मुझे मेरा जहां मिल गया है। तेरी हंसी की वो मासूमियत दिल को भा जाती है। तेरे करीब होने से हर दर्द छुप सा जाता है। आरव अब और कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसने धीरे से श्रेया का हाथ थाम लिया और कहा,
तुम्हारे शब्द मेरे दिल के सबसे करीब हैं श्रेया। तुमने जो महसूस किया है वो मैं भी महसूस करता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। श्रेया और आरव एक दूसरे के करीब बैठे थे। दोनों की आंखों में वो अनकही बातें थीं जो शायद शब्दों में बयां नहीं हो सकतीं। आरव ने धीरे से श्रेया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, श्रेया, तुमने जो महसूस किया वही मैं भी महसूस करता हूं। मेरे दिल के हर कोने में तुम्हारा नाम लिखा है। श्रेया की आंखें भर आईं। उसने नर्म आवाज में कहा, आरव, तुम्हें पाकर ऐसा लगता है जैसे मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो गई है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे खुद के करीब ले आता है और तुम्हारे बिना हर चीज अधूरी लगती है। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, श्रेया, तुम मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं हो, बल्कि वो ख्वाब हो जो मैंने हमेशा देखा था। तुम्हारे बिना ये ख्वाब अधूरा है। तुम्हारे बिना हर रंग फीका है। श्रेया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के इस ख्वाब को पूरा कर दें? आरव ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे बिना इस जिंदगी की कोई मीनिंग नहीं है श्रेया। तुमसे हर पल जुड़ना, हर खुशी तुम्हारे साथ साझा करना और हर गम में तुम्हारा साथ होना, ये सब कुछ मैं चाहता हूं। उसने धीरे से श्रेया के कंधे पर हाथ रखा और पास आकर कहा, क्या तुम भी मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहोगी? श्रेया ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में एक अद्भुत चमक के साथ हाँ कहा। उसने हल्के से अपना सिर आरव के कंधे पर टिका लिया, मानो उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। उन दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, बस एक गहरी चुप्पी थी जिसमें प्यार का एक खूबसूरत एहसास था। उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे के लिए प्यार का इकरार कर रही थीं। इस तरह वो दोनों उस पल में खो गए जिसमें सिर्फ अपनापन था, एक दूसरे के प्रति एक अटूट विश्वास था और जिंदगी को साथ जीने का वादा था। वो शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, लेकिन उनके दिलों में जो भावनाएं जागी थीं, वो उजाले की तरह चमक रही थीं। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, मानो उनके मिलन का गवाह बनना चाहते हों। आरव ने श्रेया को अपने पास खींचा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में एक गहरी ममता, एक अटूट अपनापन और सच्चे प्यार की झलक थी। आरव ने धीमे से कहा, श्रेया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे दिल के इतने करीब कोई आ पाएगा। तुम्हारे बिना जैसे मेरी रूह अधूरी थी। हर सांस में तुम हो, हर ख्वाब में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा है। तुमसे मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है और ये कितनी गहराई तक दिल को छू सकता है। श्रेया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने आरव की ओर देखते हुए कहा, आरव, तुमने मुझे वो सब दिया जो मैं हमेशा से चाहती थी। तुम्हारे साथ हर लम्हा जैसे एक सपना बन गया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सुकून मिलता है जैसे मैं खुद को पा रही हूं। आरव ने मुस्कुराते हुए उसके आंसुओं को पोंछा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, श्रेया, इन आंसुओं में तुम्हारी वो सच्ची भावनाएं हैं जो तुम्हें और भी खूबसूरत बनाती हैं। तुमने मेरे दिल को वो छुआ है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। मुझे तुम्हारी हर बात, हर खुशी, हर दुख अपने करीब लगता है। फिर दोनों ने खामोशी में एक दूसरे को बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में ऐसा अपनापन और गर्माहट थी जैसे समय वहीं ठहर गया हो। श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आरव की बाहों में सिमटकर उसने महसूस किया कि यह वही प्यार है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। वो दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे, मानो दो रूहें एक दूसरे में घुलती जा रही हों। आरव ने धीरे से उसके कानों में कहा, श्रेया, ये जिंदगी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। हर सुबह तुम्हारे साथ जागना, हर शाम तुम्हारे साथ बिताना और हर सपने को तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता हूं। क्या तुम भी मुझे अपनी पूरी जिंदगी दे सकती हो? श्रेया ने उसकी आंखों में प्यार भरी नजर से देखते हुए कहा, आरव, ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये तो तुम्हारी है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। उनके बीच अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक अटूट प्यार था, एक ऐसा रिश्ता जो दोनों के दिलों में जड़ें जमा चुका था। उस रात तारे उनके प्यार की गवाही दे रहे थे और चांद उनकी खुशियों पर मुस्कुरा रहा था। उस रात का खूबसूरत आलम दोनों के दिलों में बस चुका था। आरव और श्रेया अपने अपने ख्यालों में खोए हुए एक दूसरे के और करीब आ चुके थे।
मगर प्यार जितना गहरा था उतनी ही उसमें एक नाजुकता भी थी, एक ऐसा एहसास जो उनके दिलों के करीब था लेकिन अनकहा था। अचानक दूर कहीं से एक धीमा मधुर गाना बजने लगा। वो गाना मानो उनके दिलों की धड़कनों के साथ ताल मिला रहा था। गाने के बोल थे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। उस गाने ने दोनों के दिलों को जैसे छू लिया। एक तरफ प्यार की गहराई थी और दूसरी तरफ एक अदृश्य डर भी था। श्रेया के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी भी थी, जैसे उसे कुछ खोने का डर हो। आरव ने उसकी इस झिझक को महसूस कर लिया और उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। आरव ने धीरे से पूछा, श्रेया, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में कोई अनकहा सवाल है? क्या मुझसे कुछ छुपा रही हो? श्रेया ने थोड़ी देर खामोशी में उसके हाथों को महसूस किया, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आरव, मुझे कभी कभी ये डर लगता है कि ये सब एक सपना ही तो नहीं। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करती हूं, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हमारे बीच उम्र का ये फासला, क्या ये हमारे रिश्ते में कभी कोई बाधा बनेगा? आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीरता से कहा, श्रेया, प्यार में उम्र, समाज या किसी और चीज की कोई अहमियत नहीं होती। हमारा रिश्ता दिलों का है और ये हर बाधा से ऊपर है। मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। लेकिन श्रेया के मन में अनजानी उलझनें अब भी बाकी थीं। उसने धीमे से कहा, लेकिन आरव, समाज की सोच, हमारी अलग अलग जिम्मेदारियां, क्या हम इन सब का सामना कर पाएंगे? आरव ने उसकी चिंता को समझते हुए उसे और करीब खींचा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, श्रेया, मैं जानता हूं कि ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। ये रिश्ता हमारा है और इसे हमें निभाना है। उनके बीच एक गहरी खामोशी थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में एक समझ, एक वादा और अपने रिश्ते की मजबूती थी। बाहर मौसम बदल रहा था, जैसे बारिश की बूंदें उनकी भावनाओं को छूकर उनकी सच्चाई का इम्तिहान लेने आई हों। बारिश की हल्की बूंदें उन दोनों पर गिर रही थीं और दोनों ने एक दूसरे को थामे रहने का वादा कर लिया था। बरसात की वो पहली बूंद तेरे साथ इस जिंदगी का एहसास बनकर आई है। तेरे बिना ये सफर अधूरा था, पर अब जैसे ये सफर मुकम्मल है। उस रात बारिश की हर बूंद उनके रिश्ते की मजबूती और अपनेपन का गवाह बन रही थी और दोनों ने एक दूसरे के बिना ना जीने का एक नया इरादा कर लिया था। बारिश की बूंदें जैसे जैसे तेज होती जा रही थीं, आरव और श्रेया उस पल में खोए हुए थे। उनके बीच जो वादा था वो हर बूंद के साथ और गहराता जा रहा था। उनकी आंखों में अनगिनत ख्वाब थे और दिलों में अनगिनत एहसास। बारिश ने जैसे उनकी भावनाओं को और भी निखार दिया था। आरव ने श्रेया के चेहरे को अपने करीब लाते हुए कहा, तेरे साथ हर लम्हा यूं गुजारना चाहता हूं, तेरे हर दर्द को अपना बनाना चाहता हूं। कभी दूर ना हो ये तुम्हारी हंसी, तेरी मुस्कान में ही मुझे मेरा जहां नजर आता है। श्रेया की आंखों में आरव के शब्दों ने जैसे प्यार की एक और लहर जगा दी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम हो मेरे हर ख्वाब का इकरार, तेरे बिना ये दिल भी है बेकरार। तेरी बाहों में ही है मुझे सुकून मिलता, तेरे बिना ये जिंदगी कुछ अधूरी सी लगती है। आरव ने उसका हाथ थामे रखा, जैसे अब कभी न छोड़ेगा। उसके दिल में एक ऐसा एहसास था जैसे वो इस प्यार को हर हाल में संभाल कर रखना चाहता था। लेकिन उसी पल श्रेया ने हल्की सी चिंता के साथ उसकी ओर देखा और बोली, आरव, मुझे कभी कभी डर लगता है। प्यार की ये राह जितनी खूबसूरत है उतनी ही जटिल भी है। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए प्यार से कहा, जो हो साथ तेरा, हर मुश्किल आसान हो जाती है। तेरे बिना तो ये जिंदगी भी वीरान हो जाती है। चाहे जो भी हो, मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा। तू मेरी धड़कन है, मैं तुझे हर कदम पर संभाल लूंगा। उनकी बातों में अब एक अनकही कस्में और वादे बंध रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को भीगी हुई बारिश में थामे रखा। प्यार में मुश्किलें होंगी, ये हमें भी पता है, पर एक दूसरे का साथ रहेगा, ये हमारा वादा है। तेरी हर खुशी, हर दर्द में मैं शामिल रहूंगा। तेरी बाहों में ही इस जिंदगी का हर लम्हा जीऊंगा। बारिश की उन बूंदों में जैसे उनके प्यार की कस्में घुल गई थीं और दोनों ने एक दूसरे के साथ उस पल को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बना दिया। आरव और श्रेया बारिश में भीगे हुए एक दूसरे को थामे खड़े थे।
उनकी नजरों में गहरी मोहब्बत और दिल में एक अनकहा वादा था। जैसे जैसे बारिश की बूंदें तेज होती जा रही थीं, वैसे वैसे उनका प्यार भी गहराता जा रहा था। हर बूंद उनके रिश्ते की ताकत और उनके वादों की गहराई को बयान कर रही थी। तभी आरव ने श्रेया की ठंडी उंगलियों को अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए कहा, श्रेया, मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते में कई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मैं हर कदम तुम्हारे साथ चलने का वादा करता हूं। तुम ही मेरे हर ख्वाब की हकीकत हो। श्रेया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आरव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे दिल के इतने करीब आ सकता है। तुम्हारे बिना हर चीज अधूरी लगती है। तुमसे बिछड़ने का ख्याल भी मुझे डराता है। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तेरे बिन ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। हर लम्हा अब तुझसे जुड़ने की चाहत है। तू ही मेरा सुकून, तू ही मेरा सपना है। तेरी बाहों में जैसे पूरा जहां अपना है। श्रेया की आंखों में प्यार और आंसू दोनों एक साथ छलक आए। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहने का ख्वाब मेरे दिल में हर रोज सजता है, पर हमें समझना होगा कि ये राहें आसान नहीं हैं। हमारा समाज, हमारे परिवार, ये सब भी हमारे रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं। आरव ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं सिर्फ तुमसे वादा नहीं कर रहा श्रेया, मैं तुम्हें हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में थामे रखने की कस्में खा रहा हूं। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। श्रेया ने थोड़ी देर खामोशी में उसकी आंखों में झांका, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे हर दर्द की दवा हो। तुम्हारे बिना ये दिल खामोश है। तेरे संग हर गम भी आसान लगे। तेरे बिना ये जहां भी खाली है। तभी अचानक बारिश रुक गई। आसमान में बादल हट रहे थे और चांद की हल्की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। वो एक दूसरे के करीब खड़े पूरी दुनिया को भूल चुके थे। आरव ने धीरे से उसके माथे को चूमा और फुसफुसाते हुए कहा, श्रेया, हम इस चांद के जैसे रहेंगे। हर रात, चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, हमारे बीच ये रोशनी हमेशा बनी रहेगी। ये हमारा प्यार है जिसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। उस पल उन दोनों ने एक दूसरे को थामे रहकर उस रात को अपने प्यार की सबसे खूबसूरत याद बना दिया। दोनों के बीच जो वादे और अपनापन था, वह अब अनकहा था, लेकिन अमिट था। ये कहानी दो दिलों की गहरी मोहब्बत और एक दूसरे के लिए समर्पण की कहानी है। इसमें प्यार की वह खूबसूरत झलक है जिसमें दो लोग न केवल एक दूसरे का सहारा बनते हैं, बल्कि हर मुश्किल और बाधा के सामने खड़े रहने का वादा भी करते हैं। इस रिश्ते में अपनापन, ईमानदारी और मजबूती की मिसाल है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार में सिर्फ रोमांस ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए निस्वार्थ समर्पण और संघर्ष भी शामिल होता है। जब दो लोग सच्चाई और ईमानदारी से एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।